में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कुछ विशेषताओं को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में पढ़ा था और आपको याद होगा कि कंप्रेशन का मतलब होता है जहां पे हाई प्रेशर होता है, राइट। अगर मुझे कंप्रेशन लिखना पड़े तो मैं कहूंगा जहां पे प्रेशर ज्यादा है। ओके, हाई प्रेशर का क्या मतलब है? मीडियम के पार्टिकल्स, फिर से मैं समझाता हूं आपको, मीडियम के पार्टिकल्स जहां पे क्लोज होंगे वहां पे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अब मीडियम के पार्टिकल्स, मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं आपके सामने, सपोज मैं मीडियम के पार्टिकल्स ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए मीडियम के पार्टिकल्स है, ये सारी जो लाइंस बनाई है मैंने, ये बहुत क्लोज है, ठीक है। इस केस में ये लाइंस दूर दूर है। फिर मैं बनाता हूं बहुत क्लोज, फिर बनाता हूं मैं दूर दूर। तो आपने देखा ये पूरा ही मीडियम है, ये इंटायर रीजन एक मीडियम है। मैं इसको मार्क कर देता हूं आपके लिए। सपोज कीजिए कि ये रीजन में मार्क किया, कि जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ये पूरा मीडियम है और ये मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट। जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे सारे पार्टिकल्स बड़े क्लोज हैं, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स दूर दूर, यहाँ पे अगेन क्लोज, ये दूर दूर। तो जो क्लोजेस्ट पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। ये चीज आपको याद होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और जो फार वाला पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। इसे फिर कहेंगे कंप्रेशन, इसे कहेंगे रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन का रीजन क्या था? हाई प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, सारे एक साथ क्लोज हो गए। आपने देखा हर ऑल्टरनेट के बाद ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि एक के बाद एक रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद रेयरफैक्शन आएगा, फिर इसके बाद वापस कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफैक्शन। तो एक के बाद एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रिपीट कर रहा है। अगर आप इसी को वेव की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। यह आपका वेव रिप्रेजेंटेशन है। आपके लिए मैं जूम करके समझाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो रीजन दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन, जहां पे प्रेशर हाई होता है, और ये है रेयरफैक्शन। तो पहले एक कंप्रेशन आएगा, फिर एक रेयरफैक्शन आएगा, फिर एक कंप्रेशन आएगा, फिर एक रेयरफैक्शन आएगा, राइट। तो अगर आपको कोई साउंड को वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहे तो कुछ इस प्रकार से हम साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो आप समझ गए। अब जो ये कंप्रेशन वाला पोर्शन होता है वेव में, ये चीज क्रस्ट कहलाता है। तो मैं अगर यहां पे लिखूं तो ये कहलाएगा क्रस्ट, CRUST, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाला लिखूं तो वो कहलाएगा ट्रफ, तो ये कहलाता है ट्रफ, TROUGH, राइट। तो आप स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना, आपको ये चीज समझ आ गई। यानी कि ट्रफ वो रीजन होता है जहां पे रेयरफैक्शन होता है। ये वाला पूरा इलाका रेयरफैक्शन का है, ये पूरा इलाका कंप्रेशन का है। तो अगर आपसे पूछे कि क्रस्ट में क्या होगा तो आप बोलोगे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्रस्ट में अल्टीमेटली क्या होता है? कंप्रेशन होता है। और कंप्रेशन में क्या है? हाई प्रेशर। तो क्रस्ट में भी क्या होगा? हाई प्रेशर। तो आपने साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज तो पढ़ लिया, और वो ये था क्रस्ट और ट्रफ के बारे में, राइट। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक सिंगल वेव का निर्माण करते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, एक क्रस्ट और एक ट्रफ का अगर कॉम्बिनेशन आप लेके चलोगे तो ये पूरा एक सिंगल वेव कहलाएगा। मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं रेड कलर से, आपको ये दिख रहा है यहां तक, ये एक सिंगल वेव है, क्योंकि यहां इसमें आधे में क्रस्ट और आधे में एक ट्रफ है। अगेन एक क्रस्ट और एक ट्रफ फिर से एक वेव बनाएंगे। अगर मैं दूसरे किसी कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके लिए दूसरा वेव है, ठीक है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेव बनाएगा, ये अगेन क्रस्ट बनेगा और ये ट्रफ बनेगा, ये दूसरा वेव बनाएगा, ठीक है। अब हम चीजों को आगे समझते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के इलाके को तो हमने क्रस्ट और ट्रफ कह दिया। अब बारी आती है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस। आप यहां पे नोटिस करो, इस क्रस्ट से यहां से दूसरा क्रस्ट शुरू होगा तो यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है, जो एक लाइन जाती है, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो हम यहां पे लिखेंगे वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेवलेंथ तो आप बोलोगे वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट, या फिर आप बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू, वन की जगह आप बोलो यहां पे टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने कहा है कि टू कॉन्सेक्यूटिव, एक के बाद एक, इसके बाद दूसरा क्रस्ट कौन सा आएगा? यही आएगा। तो इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच का जो पूरा दूरी होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। या फिर आप ऐसे कह लो, इस ट्रफ और दूसरे ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे भी आप क्या कहोगे? वेवलेंथ ही कहोगे। तो यहां पे ट्रफ खत्म हो गया, ये ट्रफ यहां एंड हो रहा है, इस ट्रफ से लेके इस ट्रफ के बीच तक की दूरी आप कहोगे वेवलेंथ, राइट।
अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो क्रस्ट होता है हाई प्रेशर का रीजन, यानी कि कंप्रेशन। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की दूरी को हम कहते हैं वेव लेंथ, और एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन की दूरी को कहते हैं अगेन वेव लेंथ। आप चाहे कंप्रेशन में आंसर करो चाहे रेयर फैक्शन में। अब क्योंकि लेंथ है एक प्रकार का, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर। सबसे बड़ा सवाल, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा एक सिंबल है, क्लास 9 के बच्चों आपके लिए पहली बार आया है। ये एक प्रकार का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है? वेव लेंथ का सिंबल है। इसका सिंबल है या तो एक रेड लाइन का या एक ब्लू लाइन का। तो ये है लैम्डा, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि एक प्रकार की दूरी है तो आप इसे मीटर में कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको यूनिट लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ, SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर, राइट। तो ये मीटर में नापा जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है। ये चीज आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, हम अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी जल्दी और कितनी बार रिपीट कर रहा है। हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर डूइंग समथिंग इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि आप ड्रम बजा रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि अगर मैं ड्रम की बात करूं, या फिर एक ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको फिल करके बनाते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता, या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और आप हैमर से इस पे बीट कर रहे हो, ठीक है। तो आप कितनी बार इस पे बीट करोगे ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। कितनी जल्दी आप बीट करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बीट करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो हर सेकेंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं पर सेकेंड, किसी भी इवेंट को होना या फिर किसी भी इवेंट का रिपीटेशन होना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर एक सेकेंड में मान लीजिए कि आपको स्टेप्स चलने हैं, अगर एक सेकेंड में आप 10 स्टेप चल लेते हो, 10 स्टेप्स चल लेते हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड एक सेकेंड में 5 स्टेप चलता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। हमेशा एक ही सेकेंड में नापा जाता है, राइट। तो किसी भी इवेंट का, यहाँ पे इवेंट क्या है? चलना। तो आप 10 स्टेप चले एक सेकेंड में, और आपका फ्रेंड एक सेकेंड में 5 स्टेप चला, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और आपके फ्रेंड की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इस तरीके से आप ड्रम पे हैमर से बीट कर रहे हो, आपका दोस्त भी ड्रम पे हैमर से बीट कर रहा है। आप ड्रम को एक सेकेंड में 20 बार बीट करते हो और आपका फ्रेंड जो है उसे 5 बार ही बीट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम और आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वेव के केस में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आइए, ये आपको दिख रहा है, ये वेव बन रहा है, एक क्रस्ट फिर एक ट्रफ बन रहा है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरा एक सिंगल वेव कहलाता है, ठीक है। ये वेव एक सेकेंड में कितनी बार बने हैं? हो सकता है कि बहुत फास्ट बने हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये वेव, किसी का ये वेव बहुत जल्दी ऐसे करके बना, और किसी का वेव बहुत धीरे धीरे बना, बहुत आलसी सा वेव है, उसका आराम ना ऐसे, देख रहे हो आप कितना स्लो में बन रहा है, ठीक है। बड़ा बनता है छोटा बनता है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी ज्यादा बार बनता है। यहाँ पे आप गिनो, यहां से यहां तक एक वेव, मैं आपके लिए काउंट करता हूं, यहां से यहां तक एक वेव, ठीक है, फिर यहां से यहां तक, कलर चेंज करते हैं, यहां से यहां तक दूसरा वेव। आप समझ रहे हो, ये मैंने गलत बना दिया, ये केवल यहां तक जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जूम करता हूं मैं, यहां से यहां तक एक सिंगल वेव, फिर यहां से यहां तक एक सिंगल वेव, फिर यहां से यहां तक दूसरा वेव, तीसरा वेव। तो इस प्रकार से, और मान के चलो कि ये सब एक ही सेकंड में बने हो, तो इस केस में एक सेकंड में 5 से 6 वेव बने, और इस केस में एक सेकंड में एक यहां तक और एक यहां तक, 2 ही वेव बना। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? ऊपर वाले की। यहां पे बन रहा है 5 वेव, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे केवल 2 वेव बन रहा है, गिन लो, एक यहाँ से यहाँ तक और फिर एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ, तो टोटल 2 वेव बन रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, एक सेकेंड में। टाइम फिक्स रख दो, यह हमेशा याद रखना है, टाइम को फिक्स रखना है, एक ही सेकेंड, एक सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी समझ आ गया। जिस तरीके से वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। हाँ बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। आपके सामने ये सिंबल है म्यू का, आपको ये वी लग रहा होगा, बट ऐसा ही सिंबल होता है म्यू का। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि पर सेकेंड कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वेव्स रिपीट कर रहा है, तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड इसका करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? जैसा वेवलेंथ के केस में हमने यूनिट डिस्कस किया था, वहां पे वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते थे, याद है, और उसकी यूनिट होती थी मीटर, ठीक है। सेम तरीके से हम फ्रीक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप सोच के देखो ना, ये 1 अपॉन में टाइम पीरियड, राइट, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम को ऊपर भेजोगे क्या चला जाएगा? सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सेकेंड में। तो सेकेंड ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा? इनवर्स, पावर नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एसआई यूनिट अगर फ्रीक्वेंसी की, तो आप एक बोलोगे सेकेंड इनवर्स। दूसरा तरीका क्या होता है एसआई यूनिट का? इसका एक ऐसा यूनिट होता है दूसरा, वो है, मतलब मेन ऐसा यूनिट यही है, वो है हर्ट्ज।
HZ हर्ट्ज से कैलकुलेट करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ऐसा यूनिट बना दी हर्ट्ज। जैसे अगर कोई बोले 20 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में वो चीज़ 20 बार रिपीट कर रही है। कोई बोले 40 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में वो 40 बार रिपीट कर रहा है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया। अब बारी है हमारी एक एग्जाम्पल करने की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ों की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ वॉलिन का। ठीक है यार, आप स्पेलिंग देखना एक बार। ठीक है, वॉलिन VIOLION। ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ ड्रम का। आप सोचो, एक बंदा जो है वॉलिन बजा रहा है और एक ड्रम बजा रहा है। अब ड्रम के केस में क्या होगा, आवाज बहुत जल्दी जल्दी आएगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है ड्रम के केस में आवाज जल्दी आने का, क्योंकि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा बार रिपीट कर रही है सेम चीज की। एक सेकेंड में ही वो वेव्स जो है नंबर ऑफ टाइम्स मोर ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेव है, ये ड्रम के केस में ज्यादा बार ट्रेवल करेंगे, वॉलिन के केस में धीरे धीरे स्मूथली ट्रेवल करेंगे। तो हो सकता है कि इतने वेव्स बनाने के लिए वॉलिन को 2 सेकंड का समय लेना पड़े। तो 2 सेकंड में तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, हम तो केवल 1 सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 सेकंड में अगर इसके वेव्स गिनोगे तो यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, टोटल 2 वेव्स बने। इसके वेव्स गिनो, इससे तो ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो था, यही समझाने का मतलब था कि यहाँ पे केवल 2 वेव्स बने, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2 हर्ट्ज। यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 वेव्स बने, तो फ्रीक्वेंसी होगा 10 हर्ट्ज। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, राइट? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पिच क्या होता है और कुछ और डिटेल, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, इनके बारे में।